अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन का एक काफ़ी लेंथी न्यूमेरिकल 2.4 करेंगे। इसकी स्टेटमेंट पढ़ने से पहले हम कुछ बैकग्राउंड कंसेप्ट देख लेते हैं, क्योंकि इसके बगैर आपको न्यूमेरिकल की समझ नहीं आएगी। बट आप जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हर कोलिजन या एक्सप्लोजन में वैलिड होता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लें कि किस तरह से वैलिड होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है? किसी भी कोलिजन या एक्सप्लोजन से पहले वाला सारा मोमेंटम, पूरे सिस्टम का मोमेंटम, यानी जितनी भी बॉडीज इन्वॉल्व हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं और एक बॉडी भी हो सकती है, जिन दोनों बॉडीज़ का कोलिजन हो रहा है उन दोनों बॉडीज़ का टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन और उन्हीं दोनों का टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन ये बराबर होता है। जैसे आपने बचपन में 9th क्लास में बलून और एयर की एग्जांपल देखी, हवा का बाहर निकलना और मोमेंटम लेना और उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए गुब्बारे का अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना। इसी तरह बंदूक से गोली का चलना, गोली का फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम लेना और उस सिस्टम का हिस्सा क्योंकि बंदूक भी थी तो बंदूक का उस गोली के मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, उसे कैंसिल करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉइल करना, ताकि फायरिंग से पहले जो ज़ीरो मोमेंटम था फायरिंग के बाद भी मोमेंटम को ज़ीरो किया जा सके। ये तमाम एग्जांपल्स हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, जिसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है। पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं, केस नंबर 1, जिसका है कि अगर एक बम अगर रेस्ट पर है और वो बम एक्सप्लोजन से पहले ज़ीरो मोमेंटम रखता है, क्योंकि रेस्ट पर है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, तो P इज इक्वल टू एम वी, मोमेंटम का फार्मूले के मुताबिक वेलोसिटी ज़ीरो पुट करेंगे तो मोमेंटम क्या आ जाएगा? ज़ीरो। अब बेटा जब एक्सप्लोजन होता है तो इसके बहुत सारी इसके पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इसके दो ही टुकड़े हों। लेट्स सपोज इसके दो टुकड़े होते हैं, तो ये लॉ तो बेटा अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है और सब तमाम बॉडीज़ को अल्लाह ताला ने कहा हुआ है कि भाई आपने अपना मोमेंटम कंजर्व रखना है। साइंसदानों ने तो सिर्फ इस लॉ को या बाकी तमाम लॉज को सिर्फ डिस्कवरी किया है और इसका नाम रख दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बाकी हमने नहीं कहा बॉडीज़ को कि तुम लोगों ने ये लॉ कंजर्व रखना है या फिर इस तरह से बिहेव करना है। ये अल्लाह ताला ने कायनात को कानून के तहत चलाया हुआ है और जो भी कानून, जो भी असूल इस कायनात में हमें नज़र आते हैं, हम फिज़िक्स में उन्हें पढ़ते हैं, उन्हें समझते हैं और अल्लाह ताला के मज़ीद करीब हो जाते हैं। ये बेटा दो पीसेज हैं अगर, तो इन दोनों पीसेस ने अब इस तरह से बिखरना है, इस तरह से मूव करना है कि इनका टोटल मोमेंटम अब आफ्टर द एक्सप्लोजन भी ज़ीरो ही आए, क्योंकि बिफोर द एक्सप्लोजन ज़ीरो था। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्सप्लोजन के बाद भी ज़ीरो ही आना चाहिए। तो ये दोनों पीसेस या तो इस तरह मूव करेंगे कि एक इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग चला जाएगा, दूसरा नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग चला जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, फाइनल मोमेंटम ज़ीरो आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, चेक करें, मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट। ऐसा भी हो सकता था कि एक पीस ऊपर को चला जाता, दूसरा बिल्कुल अपोजिट नीचे को चला जाता, तब भी कैंसिल हो जाने थे। या एक इधर को चला जाता, दूसरा इधर को चला जाता, तब भी कैंसिल हो जाने थे। या एक इधर को चला जाता, दूसरा इधर को चला जाता, यानी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है 3 पीस हो जाए इसके। अगर इस बम के 3 पीस होते हैं तो तब भी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को होल्ड करते हुए ये तीनों पीसेस इस तरह से मूव करेंगे कि इनका टोटल मोमेंटम आफ्टर द एक्सप्लोजन ज़ीरो ही आएगा। चेक करें कि मैंने इन तीनों पीसेस को इस तरह से बिखेरा है, इस तरह से मूव किया है कि इनको जमा करने पर, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर्स को जमा करने के लिए हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल किया जा सकता है और मोमेंटम की डायरेक्शन वेलोसिटी की तरफ होती है। अगर इस टुकड़े की वेलोसिटी इधर को है तो समझे इस टुकड़े का मोमेंटम भी इधर को ही है। मोमेंटम इज इक्वल टू मास ज़रब वेलोसिटी, और जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी वही डायरेक्शन मोमेंटम की होती है, बात याद रखनी है। मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन बनाऊं या मोमेंटम की बनाऊं, बात एक ही होगी। चेक करें, इन दोनों को मैंने, इन तीनों को हेड टू टेल रूल से ऐड किया। सबसे पहले
फर्स्ट वेक्टर रखा और उसके बाद इसके हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर की टेल रखी। दूसरा वेक्टर क्योंकि ऊपर को जा रहा था और इसको एज इट इज पकड़ा, पहले वेक्टर के हेड के ऊपर इसकी टेल रखी, फिर दूसरे वेक्टर के हेड के ऊपर तीसरे की टेल रखी। चेक करें जिस डायरेक्शन में है उसी तरफ। और ये वाला पॉइंट जो है ना, यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा नहीं हुआ। इसी डायग्राम को मजीद बड़ा करके दोबारा बनाया गया। ये पहला जो वेक्टर है इसको रीड्रा किया, ये दूसरा वेक्टर जो है इसकी टेल को पहले के हेड के ऊपर रखा, ये देखिए पहले के हेड के ऊपर दूसरे की टेल रखी, फिर तीसरे वेक्टर की टेल दूसरे के हेड के ऊपर रखी। और चेक करें कि लास्ट पे ये तीसरे वेक्टर का हेड पहले वेक्टर की टेल से कोइंसाइड कर रहा है। जब भी कभी ऐसा हो जाए कि आखिरी वेक्टर पहले वेक्टर के टेल से मिलना शुरू हो जाए तो उस वक्त रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ नहीं होता, वहाँ हम बोलते हैं कि इसका रिजल्टेंट जीरो आएगा। रिजल्टेंट यहाँ पे जीरो आने का मतलब ये है कि इन तीनों पीसेस का जो टोटल मोमेंटम है वो जीरो आ रहा है। और हमने कहा था कि इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो एक्सप्लोजन के बाद भी जीरो आना चाहिए, तो वो आ गया। इसका मतलब कि तीन टुकड़े हुए फिर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड रहा। अब एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो ये है, हो सकता है कि इसके चार टुकड़े हो जाएं। बेटा अगर इसके चार टुकड़े होते हैं तब भी ये चारों टुकड़े इस तरह से मूव करेंगे कि इनका टोटल मोमेंटम जीरो ही आएगा। चेक कर लें, पहले फर्स्ट पीस का मोमेंटम वेलोसिटी हो या मोमेंटम, बात एक ही है, ठीक है। ये वेलोसिटी भी है और ये मोमेंटम भी है, क्योंकि ये वेक्टर दोनों सेम ही होती हैं, P इज इक्वल टू mv। तो बेटा ये पहले वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे की टेल रखी है, चेक करें जिधर को वो दूसरा जा रहा था उधर को ये, और फिर दूसरे के हेड के ऊपर तीसरे की टेल रखी है, तीसरे की टेल चेक करें। फिर इस तीसरे के हेड के ऊपर इस चौथे की टेल रखी। इस तरह से यहाँ पर पहले वेक्टर की टेल के साथ आखिरी वेक्टर का हेड कोइंसाइड कर रहा है, मिल रहा है, जिसकी वजह से हम यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ नहीं कर सकते। यही वजह कि यहाँ मैंने लिखा है कि हेड ऑफ फोर्थ वेक्टर कोइंसाइड्स विद द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, सो रिजल्टेंट कैन नॉट बी ड्रॉन। रिजल्टेंट ड्रॉ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है कि रिजल्टेंट वेक्टर जीरो है। अगर रिजल्टेंट जीरो है इसका मतलब ये चारों पीसेस का टोटल मोमेंटम जीरो आ गया है। इससे ये पता चला कि टुकड़े भले जितने मर्जी हो जाएं मोमेंटम कंजर्व ही रहता है। लेकिन मैंने एक और केस बनाया ताकि ये मजीद पक्का हो जाए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। ये एक बम जो कि तब एक्सप्लोड करता है जब मोशन में है। पहले केस में हमारा बम रेस्ट पर था जिसकी वजह से उसका इनिशियल मोमेंटम जीरो था, लेकिन अब हमारा बम पहले ही मूव कर रहा है। ये बम इनिशियल वेलोसिटी रखता है जिसकी वजह से इसके पास मोमेंटम भी मौजूद है। इस दफ़ा इसका इनिशियल मोमेंटम जीरो नहीं आया, मैस इसके पास है और वेलोसिटी भी है, इसलिए मोमेंटम भी है। मोमेंटम की डायरेक्शन मैंने शो की हुई है और ये डाउनवर्ड है, चेक करें। अब एक्सप्लोजन के बाद इसका एक केस बनाया है कि अगर इसके फर्ज करें दो पीस होते हैं, तो इस बम के अगर दो पीस होते हैं तो फिर ये अल्लाह ताला की बात को मानेंगे। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि जो भी बॉडीज एक्सप्लोजन करें, कुलियन करें, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को वैलिड रखें, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक ही मूव करें। उनका इनिशियल मोमेंटम और उनका फाइनल मोमेंटम बराबर होना चाहिए। ऐसा हमने नहीं कहा, अल्लाह ताला ने कहा। और इस लॉ को क्या कहते हैं, अल्लाह ताला की डिक्शनरी में पता नहीं क्या कहते हैं, वो तो अल्लाह ताला को ही पता है, लेकिन हमें फिजिक्स में पता है कि इसका नाम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और ये हर चीज़ वैलिड करती है, इलेक्ट्रॉन भी करता है, हर जगह ये वैलिड होता है, छोटी दुनिया में भी, एटॉमिक वर्ल्ड में भी और बड़ी दुनिया में भी। अच्छा बेटा, ये पीस फिर इधर को मूव करेगा और दूसरा इधर को मूव करेगा, ये कभी भी किसी और डायरेक्शन मूव नहीं करेंगे अगर ये दो पीसेज है तो, क्योंकि यही दो डायरेक्शंस हैं जिसकी वजह से इनका फाइनल मोमेंटम यानी इनका रिजल्टेंट मोमेंटम इनिशियल के बराबर आ सकता है। वो कैसे, ये देखें, पीस नंबर 1 के मोमेंटम को मैंने रीड्रॉ किया और इसके हेड के ऊपर दूसरे मोमेंटम या दूसरे पीस के वेलोसिटी वेक्टर या मोमेंटम वेक्टर की टेल रखी और इन दोनों को हेड टू टेल रूल से ऐड किया और इनका रिजल्टेंट ड्रॉ किया। रिजल्टेंट ड्रॉ करने का तरीका, पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से मिलाना।
पीछे भी यही किया हमने चारों केसेस में। चेक करें कि इस पी एफ की डायरेक्शन और एक्सप्लोजन से पहले इस पी आई की डायरेक्शन दोनों सेम है। ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ सेम। तो बेटा इसका मतलब कि एटम बम भले ही रेस्ट पर हो या मोशन में हो, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करता है। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम हमेशा बराबर रहते हैं। इसका मतलब है कि हर एक एक्सप्लोजन में, हर एक केस में, हर एक पॉसिबिलिटी में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड रहता है। अब आप आ जाएं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। आपको वो बैकग्राउंड कंसेप्ट अगर ना पता होता तो न्यूमेरिकल समझ नहीं आना था। अब स्टेटमेंट चेक करें न्यूमेरिकल की। एक बॉडी है जिसका मैस एम है, कैपिटल एम। आप अपने जहन में कोई भी मैस सेलेक्ट कर लें, यानी 10 किलो कर लें, 40 किलो कर लें, चलें 10 किलो कर लें। जहन में फर्ज कर लें कि भाई इसका बॉडी का मैस 10 किलो है और वो पहले रेस्ट पर है। ये बात याद रखना कि वो बॉडी पहले रेस्ट पर है और फिर वो एक्सप्लोड करती है। यानी ये कोई एटम बम भी होगा जो एक्सप्लोड कर रहा है, या कोई पटाखा होगा, कोई भी ऐसी चीज जो एक्सप्लोजन करे, ये वो है। और इसके 3 पीस होते हैं। मैंने आपको 2 पीस भी करके दिखा दिए, 3 पीस भी, 4 पीस भी, मैंने रेस्ट पर भी रख के दिखा दिया, मूव करते हुए भी दिखा दिया। अब सारे केसेस आपको समझा चुका हूं। अब उनमें से कौन सा ये केस है ये आप खुद ढूंढ लेना। अब चेक करें 3 पीस के बाद वो बता रहा है कि इनमें से जो 2 पीस हैं, सिर्फ 2, उनका मैस दिया हुआ उसने m/4। यानी जितना भी कैपिटल M होगा उसको 4 से तकसीम करोगे तो दोनों टुकड़ों में से हर एक मैस उतना ही होगा। मतलब 10/4 एक टुकड़े का और 10/4 ही दूसरे टुकड़े का। ये ईच लफ्ज लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है कि दोनों टुकड़ों का मैस इतना ही है, m/4। और ये दोनों टुकड़े मूव करते हैं, एक्सप्लोजन के बाद मूव करते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये उन्होंने खुद ही बता दिया, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं और इनकी वेलोसिटी भी दी हुई है, एक की 3 है और एक की 4 है। यानी अगर कैपिटल M टोटल मैस है और पीस नंबर 1 अगर कैपिटल m/4 है, पीस नंबर 2 भी कैपिटल m/4 होगा, और वो v1 वेलोसिटी जिससे पहला पीस मूव कर रहा है वो 3 मीटर पर सेकंड है, और v2 वेलोसिटी जिससे दूसरा पीस मूव कर रहा है वो 4 मीटर पर सेकंड है। और आपने तीसरे पीस की वेलोसिटी मालूम करनी है, v3 मालूम करना आपने। अब आप इसकी डायग्राम चेक कर लें, उससे क्लियर हो जाएगा। बेटा न्यूमेरिकल को आपको अगर नहीं समझ आए तो बार बार सुनना है, एक दफ़ा वीडियो नहीं सुननी, 2 दफ़ा सुननी है। मेरा कोई भी लेक्चर हो अगर उसकी एक दफ़ा ना समझ आए, दूसरी दफ़ा सुनने पर समझ आएगी, ये गारंटी है। न्यूमेरिकल 2.4 में आप देखें डाटा लिख रहा हूँ मैं। पहले तो ये मैंने मैस लेट किया उसका कैपिटल M, उन्होंने दिया बबल के, उन्होंने कहा था कि रेस्ट पर है वो बम, इसलिए मैंने रेस्ट पर लिखा है। इसलिए इसका मोमेंटम भी क्या होगा, शुरू में 0 होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। मैस तो मौजूद है लेकिन वेलोसिटी ना होने की वजह से मोमेंटम भी मौजूद नहीं है। टक्कर के बाद क्या होगा, और टक्कर नहीं बल्कि एक्सप्लोजन के बाद, एक्सप्लोजन के बाद इसके उन्होंने खुद ही बताया कि 3 पीसेस होंगे। ये उन्होंने खुद ही न्यूमेरिकल में बताया, तो मैंने 3 पीसेस शो किए हैं। अब उन्होंने कहा कि एक पीस दूसरे पीस के परपेंडिकुलर मूव करता है, ये पहला पीस और ये दूसरा पीस, ये 3 मीटर पर सेकंड से करता है, ये 4 मीटर पर सेकंड से करता है, लेकिन दोनों परपेंडिकुलर करते हैं। ये पीछे स्टेटमेंट दोबारा पढ़ लें आप, वहां लिखा हुआ है कि दोनों पीसेस परपेंडिकुलर मूव करते हैं। और वो पूछ रहा है कि ये जो तीसरा पीस है इसके बारे में बताएं कि ये किस वेलोसिटी से मूव करेगा, यानी इसकी वेलोसिटी मालूम करनी है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। अब याद रखना कि वेलोसिटी और मोमेंटम की डायरेक्शन सेम ही होती है। मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में P लिखूंगा और उसके बाद उसकी वैल्यू P की पुट करूंगा mv। अब ये डायग्राम कौन सी, इसको जरा चेक करें। ये P1 और P2 को मैंने रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए हेड टू टेल रूल लगा के ऐड किया है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स थे और मैंने इनको ऐड करके इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड किया। ये P1 भी गिवन है और ये P2 भी गिवन है। हमें कैसे पता चला कि ये ऐसे हैं, उन्होंने खुद ही बताया कि ये परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनका फिर रिजल्टेंट इधर को आएगा, क्योंकि P1 की टेल को इस P2 के हेड से मिलाना है। तो ये P12 का मतलब क्या है, ये दोनों पीसेस का मोमेंटम है। इसे मैं रिजल्टेंट मोमेंटम ऑफ पीस 1 एंड पीस 2 कह सकता हूं। लेकिन ये P3 मैंने इधर अपोजिट क्यों शो किया है, क्योंकि पीछे मैं आपको बैकग्राउंड कंसेप्ट में समझा चुका हूं
कि जब भी कभी पीसेस बिखरते हैं तो वो इस तरह से बिखरते हैं कि उनका शुरू में मोमेंटम और बाद में मोमेंटम जीरो आए, मतलब बराबर आए, जीरो नहीं बराबर आए। इस केस में तो चलो जीरो है, लेकिन अगर शुरू में कुछ मोमेंटम होगा तो बाद में भी होगा, अगर शुरू में जीरो होगा तो बाद में भी जीरो होगा, यानी शुरू वाला और बाद वाला हमेशा बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि शुरू में जीरो है तो बाद में भी क्या आना चाहिए, जीरो। तो P12 का मतलब है दोनों पीसेस का रिजल्टेंट मोमेंटम। फिर मैंने P3 को इसके बिल्कुल अपोजिट बनाया, क्योंकि फिर ही जीरो आ सकता है अगर ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कैंसिल करें। ये दोनों पीसेस का है और ये तीसरे पीस का है, समझ आ गई बात। अब मैंने P3 को अपोजिट डायरेक्शन में शो किया है, तो इसका मतलब कि वेलोसिटी V3 भी अपोजिट आएगी किसके, पहले दोनों पीसेस की रिजल्टेंट वेलोसिटी के। पहले पीस की वेलोसिटी इधर को है 3 मीटर पर सेकंड, दूसरे पीस की वेलोसिटी इधर को है 4 मीटर पर सेकंड, लेकिन इन दोनों की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो इधर को है, और उसके बिल्कुल अपोजिट आएगी तीसरे पीस की वेलोसिटी V3, जो कि हमने मालूम करनी है। अब ये क्या लिखा हुआ है कि ये सारा सीन जो है ये आफ्टर द एक्सप्लोजन का है, धमाके के बाद का, जिसमें ये टुकड़े इस तरह से बिखरे हैं। और ये फार्मूला कहां से आया, ये रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला है जब भी कभी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों। ये देखें लिखा हुआ है, आपको मैंने वो रेजोल्यूशन वाला आर्टिकल पढ़ाया था इस चैप्टर के स्टार्ट में, तो बेटा वहां पे हमने रिजॉल्व किया था वेक्टर को, और आपको याद होगा इस तरह से फोर्स थी, ये एफ एक्स, ये एफ वाई, और हमने इस एफ का फार्मूला बनाया था, और वो बना था एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो ये फार्मूला जो फोर्स के लिए लिखा हुआ है, इसी को मैंने ए के लिए भी लिखा हुआ है, इसी को पी के लिए भी लिखा हुआ है, जो मर्जी हो, बस यहाँ पे कोई वेक्टर है, यहाँ भी वेक्टर है, दोनों परपेंडिकुलर है। तो अगर इनका रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है, P12 का मतलब क्या है, दोनों पीसेस का मोमेंटम, रिजल्टेंट मोमेंटम ऑफ पीस 1 और 2, ये बराबर आएगा स्क्वायर रूट पहले जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है उस वेक्टर का स्क्वायर, प्लस जो दूसरा वाई एक्सिस के लॉन्ग है उस वेक्टर का स्क्वायर। यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है एफ एक्स और एफ वाई, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो फोर्स थी उसका स्क्वायर, प्लस और जो वाई एक्सिस के लॉन्ग फोर्स थी उसका स्क्वायर। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ही लिखा है। ये फार्मूला P12 का याद रखना, ही आगे इस्तेमाल होगा। ये एक्सप्लोजन के बाद की कहानी है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये जो P12 है ये रिजल्टेंट मोमेंटम है पहले और दूसरे पीस का। इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम यानी वेलोसिटी, मोमेंटम और वेलोसिटी दोनों को मैंने क्यों सेम लिखा, क्योंकि P इज इक्वल टू mv के मुताबिक जो डायरेक्शन वेलोसिटी की हो वही किसकी होती है, मोमेंटम की होती है बच्चों। मोमेंटम या वेलोसिटी ऑफ थर्ड पीस विल बी जस्ट अपोजिट टू द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पीस। ये मैंने पीछे शो किया है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो तीसरे पीस की वेलोसिटी या तीसरे पीस का मोमेंटम होगा वो बिल्कुल अपोजिट होगा इस दोनों पीसेस के रिजल्टेंट की। क्या वजह है, क्योंकि अगर ये अपोजिट नहीं होगा तो फिर ये कैंसिल नहीं करेंगे, अगर कैंसिल नहीं करेंगे तो जीरो नहीं आएगा, अगर जीरो नहीं आएगा तो फिर इनिशियल और फाइनल बराबर नहीं आएगा, अगर इनिशियल और फाइनल बराबर नहीं आएगा तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम होल्ड नहीं करेगा। और दुनिया में कोई ऐसा एक्सप्लोजन नहीं होता, दुनिया में कोई ऐसा कोलिजन नहीं होता जहां अल्लाह ताला की बात ना मानी जाए, मतलब जहां लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड ना हो, क्योंकि ये लॉ हमने थोड़ी बनाया, ये तो अल्लाह ताला ने बनाया। तो सब चीजें अल्लाह ताला की बात मानती हैं, ठीक है, सिवाय इंसानों के। अच्छा आगे देखें, अब हमने इसका कैलकुलेशंस करने के लिए डाटा लिखा है। ये जो बॉडी है ना इसका कैपिटल एम टोटल मैस है, ठीक है, जल्दी देखते हैं, अब आसानी है काम। टोटल मैस पूरी बॉडी का कैपिटल एम है, और शुरू वाली वेलोसिटी जीरो थी, ज़ाहिर है वो रेस्ट पर था। पहले पीस का मैस उन्होंने खुद ही दिया हुआ है, उसको मैंने M1 से जार किया, ये M1 है, M1 इज इक्वल टू कैपिटल M और 4, ये उन्होंने स्टेटमेंट में दिया हुआ है, आप स्टेटमेंट सामने रखें, किताब खोल के रखें। सेकंड पीस का मैस कैपिटल M ओवर 4, थर्ड पीस का M3, ये मालूम करना है, फिलहाल हमारे पास नहीं है, ना इसकी वेलोसिटी उन्होंने दी है और ना ही इसका मैस दिया है, ये हम पता कर लेते हैं, ये बहुत आसान है, पहले मैस ही निकाल लेते हैं, बाकी बाद में करते हैं काम। तो बेटा ये हमने लिखा है यहाँ पे कि टोटल मैस पूरी बॉडी का बराबर होगा उसके तमाम पीसेस के सम के, सम ऑफ ऑल द मैस, सम ऑफ मैसेज ऑफ ऑल द पीसेस। तो तीन पीसेस है, तीनों पीसेस के मैस जमा कर दें तो टोटल मैस आ जाएगा। तो दो पीसेस के तो उन्होंने खुद ही बता दिए, तीसरा हमने फाइंड कर लेना अभी। इसके बाद अगला स्टेप देखें,
यहाँ से हम एलसीएम लेंगे 4 आएगा और ऊपर m प्लस m, ये आगे अगले पेज पर लिखा होगा। तो ये देखें एलसीएम ले लिया, 4 एलसीएम आया, m प्लस m और उसके बाद ये 2m, ये कैंसिल हो गया, चेक करें बहुत आसान है। ये वाली रकम उधर ले गए और इसका एलसीएम दोबारा ले लिया है, इसके m के नीचे 1 लिखा हुआ है समझ ले, और ये 2 आ गया 2m, ये एलसीएम बच्चों वाला काम है, m3 आ गया। ठीक है, अब मैंने m3 निकाला, हालांकि उन्होंने तो पूछा था v3, तो बेटा ये m3 फाइंड करना जरूरी है क्योंकि आगे फार्मूले में इस्तेमाल होना है। अब हमने वेलोसिटी के बारे में लिखना है। पहले पीस की वेलोसिटी उन्होंने दी हुई है 3, दूसरे पीस की 4 है और तीसरे पीस की हमने मालूम करनी है। ठीक है बच्चों, अब कैसे करेंगे मालूम, इसके लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, यही लगाना था, इसी वजह से तो मैंने इसको समझाया। पहले जो आपको बैकग्राउंड कंसेप्ट दिया है उसमें मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के 4-5 केसेस ही तो पढ़ाए, और क्या पढ़ाया आपको। और इस लॉ के मुताबिक टोटल शुरू वाला मोमेंटम बराबर होता है टोटल बाद वाले मोमेंटम के, यानी एक्सप्लोजन से पहले जो मोमेंटम था वही एक्सप्लोजन के बाद होगा। पहले जितना भी था वो आपके सामने है, मैस तो उस बॉडी के पास था लेकिन वेलोसिटी नहीं थी, और टोटल मोमेंटम आफ्टर द एक्सप्लोजन वो क्या है जी, वो पहले और दूसरे पीस का रिजल्टेंट प्लस थर्ड पीस, तीनों का जमा करना है तो जीरो ही, लेकिन हमने वैल्यू निकालनी है क्योंकि यहाँ से v3 की, तो हमने ऐसे ही लिखना है प्लस p3। अभी हमने p3 को मालूम करना ना, अभी यहाँ जीरो थोड़ी लिख देना। तो आपने बेटा वो डायरेक्शन से चेक किया था कि अपोजिट होगा, लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है हमने। ये जीरो आ गया, p12 का पीछे फार्मूला आपको बता चुका, मैंने लिख के भी दिया है, वो लगाया, और p3 वैसे लिखा हुआ है, p1 की जगह m1 v1, p2 की जगह m2 v2, और स्केयर खोल दिए, पहले इनकी वैल्यूज पुट की। m1 की वैल्यू बेटा क्या है, m1 की वैल्यू कैपिटल M और 4, और v1 की वैल्यू क्या है, वो 3 है, 3 मैंने पहले लिख लिया, और m2 की वैल्यू क्या है, कैपिटल M और 4, और v2 की वैल्यू 4 है, 4 मैंने पहले लिख लिया, ये 4 वैसे 4 से कैंसिल भी हो जाता है, और m3 की वैल्यू कैपिटल M ओवर 2, ये हमने खुद फाइंड की थी अभी थोड़ी देर पहले, और v3 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इसलिए रहने दे इसे, और ये सॉल्व करें। 3 का स्क्वायर 9 आता है, m स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर 16 आता है, और ये 4 4 से कैंसिल हुआ और m का स्क्वायर आ गया। यहाँ से आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व करें, ये एलसीएम 16 आता है, और 16 और 16 सेम है तो 9m स्क्वायर प्लस 16m स्क्वायर। अब इसमें देखें 16 और 9 25 होते हैं, 25m स्क्वायर ओवर 16 आ जाएगा, और अगले पेज पर देखें यही लिखा हुआ है। और ये देखें 25m स्क्वायर ओवर 16, ये पिछली स्लाइड एक दफा देख ले, पिछला पेज और स्टेप आप चेक कर ले, आसान ही है, बच्चों वाला काम किया। 25 का स्क्वायर रूट बात कर दिया, ये वाला बाहर निकाली, ये बाहर निकाली, सारे बाहर निकाल लिए, और ये कैंसिल कर दिया स्क्वायर रूट से। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 16 का 4 होता है, और उसके बाद दोबारा एलसीएम लिया, ये देखिए एलसीएम साइड पे लिया हुआ, 4 और 2 का एलसीएम आता है 4, और 4 जब एलसीएम आ गया ऊपर 5m आ गया, इधर 2 आ गया, क्योंकि 2 2 का 4 होता है ना, तो 2 आ गए यहाँ पे। अब इनको देख लीजिए, जमा नहीं कर सकते आप, ठीक है, ये ना हो कि 5 जमा 2 7 कर दें आप, इसमें m है, इसमें देखो v3 भी साथ है। हाँ, इसमें आप कॉमन लेना चाहते थे m कॉमन ले सकते थे, तो मैंने नहीं लिया, मैंने दूसरे तरीके से कर लिया, आप उस तरह से कर लेना, जवाब तो सेम ही आएगा आपका। मैं 4 उधर ले गया, 0 कर दिया, फिर बाद में m कॉमन ले लिया, और 5 + 2 v3 बचा, उसके बाद मैंने ये वाला m मल्टीपल हो रहा था, जब भी कभी मल्टीपल हो रहा हो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होता है, ये 0 कर दिया। अगला स्टेप देखें, ये वाला जो +5 है उधर जाके हो जाएगा -5, और ये इधर -5 और 2v3 बच जाएगा, -5 = 2v3, v3 की वैल्यू -5 और 2, और ये आ गया 2.5। इसके साथ जो माइनस साइन आ रहा है इसका क्या मतलब है, इसके रिजल्ट में मैंने लिखा है कि इसका मतलब है तीसरे पीस की वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकंड ही है, लेकिन ये जो माइनस साइन आया है, अच्छा 2.5 मीटर पर सेकंड सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और अगर नेगेटिव साइन के बारे में बताना है तो किसी भी वेक्टर के साथ अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो उसका मतलब होता है कि वो अपोजिट है किसी दूसरे वेक्टर के। तो यहाँ किसके अपोजिट है, ये आपको डायग्राम बताई थी शुरू में, वो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी उसके अपोजिट है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया, आप इसको दोबारा सुने एक दफा फिर समझ आ जाएगी।